नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पहली बार शायद भारत के इतिहास में हुआ होगा कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोजन का प्रस्ताव आ रहा है। संसद में आज शुक्रवार को हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन बार बार स्थगित किया गया, क्योंकि ऑलरेडी एलपीजी क्राइसिस को लेकर इतना शोर मच रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को उनके पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। ये पहली बार है जब किसी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का ऐसा नोटिस संसद में दिया गया है। लोकसभा से 130 सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने कुल 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये नोटिस दिया है। ये सांसद इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों से हैं। साथ ही अब गठबंधन में शामिल न होने वाली आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस शुक्रवार को दोनों सदनों में जमा किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इस नोटिस की स्क्रूटनी होगी। हो सकता है उसमें कुछ कमियां निकालें, हो सकता है कि इसको खारिजी कर दे सेक्रेटेरिएट के लेवल पे। और अगर सांसदों को फिर से मौका दिया जाता है, अगर उसमें त्रुटियां नहीं पाई जाती हैं, तो फिर ये इस पर क्या बहस होगी? स्पीकर इसको एडमिट करेंगे लोकसभा में? राज्यसभा में क्या चेयरमैन इसको एडमिट करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए बड़ा आसान है कि इन्होंने सारे हस्ताक्षर जुटा लिए और फिर इम्पीच हो जाएंगे ज्ञानेश जी। ऐसा नहीं है। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 7 आरोप लगाए गए हैं। इनको भी आपको बता देते हैं क्या है। इसमें प्रमुख है पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण। दूसरा, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित करना, मैस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जिसको हम कहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सीईसी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, खासकर विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से, जिसे वे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला बताते हैं। ये मुख्य आरोप है। ये नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, समान आधारों और समान तरीके से। हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद पर नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में उन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ये सारी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं। प्रक्रिया के अनुसार यदि दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस दिए जाते हैं तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कोई समिति तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार न हो जाए। स्वीकृति के बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा संयुक्त रूप से जांच समिति गठित की जाएगी और प्रस्ताव को पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 2/3 में अंडरलाइन कर रही हूं। विपक्षी नेताओं ने बताया है कि सांसदों में इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए जबरदस्त उत्साह था। कई सांसदों ने गुरुवार को भी हस्ताक्षर किए, भले ही आवश्यक संख्या पहले ही पूरी हो चुकी हो। यह कदम हाल के एसआईआर विवाद के बाद उठाया गया है, जिसमें विपक्ष चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। तो ये सारे कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन क्या इतना आसान होने वाला है कि ज्ञानेश कुमार इम्पीच हो जाएंगे? क्योंकि अभी हमने हाल में देखा था कि स्पीकर ओम बिरला को भी इम्पीचमेंट के लिए विपक्ष ने किया था, वो खारिज हो गया। उसी तरीके से क्या ये भी खारिज हो जाएगा? इसका मायने क्या है? ये जो महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, इसके मायने क्या है? आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा हैं, जो कि एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए, काफी दिन हो गए थे, बात भी नहीं हुई। क्या कहेंगे महमूद, इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहेंगे? ये जो महाभियोग प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया है, आपसे जब मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग कई की है आपके साथ कार्यक्रम, उसमें बार बार ये बात आती थी कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनको निकाल देना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। बहुत सारी बातें उस समय आई थी। लेकिन अब फाइनली जब ये इम्पीच किए जा रहे हैं तो भले ही सिंबॉलिक मेजर हो, क्या ये लेकिन अपने आप में एक बड़ा मैसेज नहीं देता? जी नीलू जी, मैसेज किसे दे सकते हैं? शर्म किसे आती है? जिसके पास कोई जमीर हो, जिसके पास कोई इज्जत हो। अब इस बात को तो मुझे कहने में कोई परेशानी अब रह ही नहीं गई है कि एप्स्टीन जो फिनोमिना है उससे कनेक्शन भारत सरकार के खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन उस जो दुख की बात यह है कि भारत सरकार
कोई भी क्लैरिफिकेशन उस बात पे नहीं दे रही कि ये एलिगेशंस और ये इल्जाम जो हैं झूठे हैं। कम से कम ये तो कह सकते थे कि ये इल्जाम झूठे हैं, वो भी नहीं कहा जा रहा। अगर ये नहीं कहा जा रहा, अगर किसी को शक भी है एप्स्टीन जैसी गतिविधियों में किसी के संबंध हो सकते हैं, तो उसमें कितनी आत्मा, कितनी रूह, कितना उसके अंदर ज़मीर होगा, ये मैं आपके दर्शकों पे ही छोड़ता हूं। अब जिसके पास कोई ज़मीर ही नहीं है, उसको आप कैसे शर्मिंदा करेंगे? उसको तो जैसे मैं बोलता हूं, जेल ही भेज सकते हैं आप, या एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ज़मीर का इतना सा भी टुकड़ा बाकी होगा, तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि नो, ये इस प्रकार की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इख्तियार किया गया है, जिसमें आपने सही बताया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 प्रेजेंट करने की क्षमता, सिर्फ वोटिंग की तो बात आती है, क्या विपक्ष की पार्टियों में है सब मिला के भी? मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल नहीं है। तो इस सिंबॉलिक जो एक प्रक्रिया इख्तियार की गई है, इससे किसी बेशर्म आदमी के हौसले बढ़ेंगे या कम होंगे, ये आप देख सकती हैं कि मेरे ऊपर जो ये सबसे बड़ा एक्शन ले सकती थी पूरी विपक्ष मिला के, उसको मैंने निरस्त कर दिया। यानी कि अब मेरे ऊपर मोहर लग जाएगी कि मैं एकदम पाक साफ और दूध का धुला हूं, क्योंकि ये मोशन जो है गिर गया, मोशन जो है कामयाब नहीं हुआ। ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको एक फायदा पहुंच जरूर जाएगा इससे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो करने वाला काम है, जो हम लोगों ने कर ही रखा है ऑलरेडी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये खैर बड़े बड़े विद्वान वकील हैं हमारे विपक्ष की पार्टीज में, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्री कंडीशंस होती हैं, जो उसका रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। प्रूवन शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साबित हुआ। क्या ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ कोई भी आरोप आज तक साबित हुआ है? सब इल्जाम ही है ना, अभी तो साबित तो कुछ नहीं हुआ। तो अब मैंने आपको कानूनी प्रक्रिया भी बता दी। साबित कब होगा? जब हम किसी केस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे, उनके खिलाफ चार्जेस बन जाएंगे और उनको सजा करा देंगे। प्रूवन मिसबिहेवियर करने का सबसे सटीक और सुरक्षित तरीका यही है। इस सरकार में अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है और मॉरली आपको हाई ग्राउंड पे रहना है कि एक अदालत तक ने इनको सजा कर दी है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपनी शक्तियों का, अपने नंबर्स का, जो कि उन्होंने ईवीएम द्वारा प्राप्त किए हैं, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो प्रूवन मिसबिहेवियर भी शायद मेरे ख्याल से जो हमारे विपक्ष का ये जो मैंने देखा नहीं है, जो मूव किया है इन्होंने मोशन, शायद उसमें प्रूवन मिसबिहेवियर वो या इनकैपेसिटी प्रूव भी नहीं कर पाए होंगे। आज क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरे देश में कम से कम मैसेज तो जाएगा कि भाई जितनी विपक्षी पार्टीज हैं, जो कि 60% के करीब जो रिप्रेजेंटेशन है जिनका पार्लियामेंट में, कम से कम आज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टीज ने अपना विश्वास नहीं जताया है सीईसी ज्ञानेश कुमार में। भले इसके कोई मायने ना हो अरिथमेटिकली, क्योंकि नंबर्स नहीं है तो नंबर्स नहीं होंगे तो क्या ही कर लेगा विपक्ष। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मैसेज कम से कम इससे जा रहा है, भले ही वो सिंबॉलिक क्यों ना हो, लेकिन इस मैसेज के आप इम्पीचमेंट मोशन का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं आपके हिसाब से? अगर कुछ करने के लिए नहीं है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अगर उसके लिए हम जब अंताक्षरी बचपन में खेलते थे तो ये बोलते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ठीक, तो ये अंताक्षरी शुरू करनी है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैसेज किसको देना है? आप मुझे पूरे देश में, तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है हमारे श्री राहुल गांधी जी, उनको तो 60% वोटर्स का समर्थन ऑलरेडी प्राप्त है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है कि 60% जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिए, और 40% में तो मेरे ख्याल से 60% वोट तो कम से कम जो बाकी जो आरएसएस और बीजेपी को मिले हुए हैं, उसमें 60% तो ईवीएम द्वारा डाले गए वोट हैं। तो जिस सरकार के पास लोगों का समर्थन ही नहीं है, किसको मैसेज देना है? कौन है आरएसएस और बीजेपी की इस
सरकार के साथ कोई भी नहीं है, सिवाय उनके उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर जिनको कोई फाइनेंशियल लाभ हुआ है या पद पे जिनको कोई लाभ मिला है, या उनकी इमीडिएट फैमिलीज, या जितने लोगों को अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने कुछ पैसे का फायदा पहुंचाया है, आरएस और बीजेपी ने पैसे या पद का फायदा पहुंचाया है, उनको छोड़ के, उनके नजदीकियों को छोड़ के, या आरएसएस के वो कोई हार्डकोर वर्कर्स जो हैं, जो ये सब जानते हुए भी कि मोदी जी और अमित शाह जी ने इस ईरान और अमेरिका की वॉर में भी देश का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है अपना स्टैंड क्लियर ना करके, तो उन लोगों को छोड़ के देश में कौन है जो इलेक्शन कमिश्नर्स के सबके खिलाफ नहीं है? सभी तो खिलाफ हैं, सभी नफरत करते हैं ज्ञानेश कुमार जी से। करने की आवश्यकता है, अब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की आवश्यकता है, जो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से है। एक तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए, और दूसरा एक जन आंदोलन किया जाए बड़ा, ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। इसके अलावा तो समय बिताने के लिए मैंने आपको बताया ही है, हालांकि ऑन द लाइटर वे बताया है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष बैलेट पेपर और चुनावी मशीनों को लेकर एक बड़ा कैंपेन नहीं करता, तब तक ये सारी चीजें बेमायने हैं। होगा क्या नीलू जी, बताइए मुझे, होगा क्या? चुनाव तो वही जीतेंगे, सबके सब जाके खिलाफ वोट करें उनके, ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को छोड़ के। रिजल्ट तो फिर भी उनके पक्ष में आना है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, हम लोग ये नहीं चाहते कि नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि नेपाल में भी देखिए अल्टीमेटली तो चुनाव ही हुआ ना। नहीं, तो आप क्या ये हिंट कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं होगा ना कुछ? नहीं, आप एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आपने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसी स्थिति हो। अब ये इम्पीचमेंट मोशन से तो कुछ नहीं होना, ये सभी को पता है ये बात कि इम्पीचमेंट मोशन जरूर, हाँ, नहीं, अंताक्षरी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इम्पीचमेंट मोशन नहीं बल्कि नेपाल जैसा कोई आंदोलन ही ईवीएम हटाने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए? नहीं, मैं तो सीसी के संदर्भ में बात कर रही हूँ कि क्या चुनाव आयुक्तों को, जैसे हमने देखा था कि चुनाव आयुक्तों को अरेस्ट भी किया गया है, उनको जेल भी भेजा गया है, क्या अब वो स्थिति अब आएगी? बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि आज कुछ ऐसा हो जाए, सडनली सूरज जो है पश्चिम से निकलने लगे और ज्ञानेश कुमार जी और अमित शाह जी को और मोदी जी को देश हित के लिए शर्म आने लगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। सडनली वो हो गया, ठीक है, 10-5 मिनट के लिए, और उन्होंने कहा कि जी ज्ञानेश कुमार जी को हम हटा देते हैं, हम सब मिलके बीजेपी और आरएसएस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खिलाफ वोट देके इन्हें इम्पीच करके हटा देते हैं। हट गए। अब जो ये दूसरे बनेंगे वो भी तो मोदी जी और अमित शाह जी बनाएंगे। क्या ये 5-7 मिनट की अगर इनको एक तरीके से एक हमला हो गया इनके ऊपर ईमानदारी का, तो क्या अगले चुनाव आयुक्त को बनाने के टाइम तक सुरक्षित रह पाएगा? क्या फिर ये वैसे के वैसे हो जाएंगे और ज्ञानेश कुमार जी का पार्ट 2 या उनसे भी बड़े वाले कोई पेश करेंगे, जैसे पुराने वाले से बड़े ये किए पेश और इनसे भी बड़ा कोई और ही आएगा ना, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये अंधेरे में जो तीर चलाए जा रहे हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होना है, चुनाव में रिफॉर्म्स के खिलाफ जो आंदोलन होना है उसमें सबसे पहली चीज है ईवीएम। दूसरी चीज है कि जो चुनाव में जो ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, मास स्केल पे एफआईआर होनी चाहिए, चुनाव आयुक्त से लेके और नीचे के सभी अधिकारियों के ऊपर सबको जेल भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए चाहिए मेहनत, इसके लिए चाहिए वकीलों की एक टीम बड़ी, इसके लिए चाहिए परसिवियरेंस, निरंतरता, वो तो नहीं नजर आ रही। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेंगी तो जनता करेगी। जनता तो देश को लुटने नहीं देगी ना। अल्टीमेटली यही होगा कि ये ऑपोजिशन। आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का ये जो स्टेप है इम्पीचमेंट मोशन वाला, ये बिल्कुल नाकाफी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इसका कोई असर नहीं होने वाला जब तक कि विपक्ष इस बात की तैयारी नहीं करेगा कि जेल कैसे भेजना है ज्ञानेश कुमार को। यस, पहली चीज है वो। दूसरी चीज उससे भी बड़ी है, ईवीएम को हटाना है। मैं आपको फिर दावे के साथ बोल रहा हूं, ये सारी एसआईआर में जो गड़बड़ी हुई है, ये नाकाफी है बीजेपी और आरएसएस को चुनाव जिताने में, वरना वो पेपर बैलेट से चुनाव करा लें। अभी भी बंगाल में अभी भी बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाएंगी पेपर बैलेट से चुनाव हुए थे। इन एसआईआर के लाखों वोट चुराने के बाद भी, लाखों वोटों का नुकसान करने के बाद भी, देश के नागरिकों के लाखों नागरिकों का वोट का अधिकार छीनने के बाद भी, मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, बचे हुए भी तो
सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के, उनसे फायदा उठाने वाले लोगों को छोड़ के कौन वोट देगा इस समय? पेट्रोल के दाम पता है आपको क्या है? अभी मैं हाईकोर्ट से आ रहा हूं, 2 दिन से वहां की कैंटीन काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ईरान के खिलाफ मोदी जी ने नेतन्याहू साहब का साथ दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है एप्स्टीन की वजह से। अब और क्या सोचें हम? कोई भी प्रधानमंत्री जो नजर रखता होगा, ये उसको नजर आ रहा होगा कि भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि दुखदाई समय चल रहा है, ईरान ने सारे ग्लोबल साउथ के लिए एक तरीके से अपने कंधे पे लेके सारे ग्लोबल साउथ को बचाने के लिए जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, जायनिस्ट फोर्सेस हैं, अपने कंधे पे सारी जिम्मेदारी लेके युद्ध में उतरा हुआ है वो। लेकिन इस समय भारत वो एक ऐसा राष्ट्र हो सकता है अभी भी, अगर यहाँ के प्रधानमंत्री कोई अच्छे हो जाएं तो, जो दो पक्षों के बीच में सुलह समझौता करा सकता है बराबरी की बुनियाद पे। भारत से ईरान के लोग बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से। वरना भारत से ईरान के लोग और वहां की जो सत्तारूढ़ जो उनकी सिस्टम है, वो भारत के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत खो रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे, और वो है नरेंद्र मोदी जी। इस समय अगर आरएसएस के अंदर इतनी सी भी देशभक्ति बाकी है, इतनी सी भी, तो नरेंद्र मोदी जी की जगह उन्हें रहने दें प्रधानमंत्री, लेकिन ईरान से बात करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए कि ये ईरान से बात करेगी, और नरेंद्र मोदी जी नेतन्याहू साहब के साथ डील नहीं करेंगे। भारत के हित में भारत के लोग फैसला करेंगे कि उन्हें ईरान की तरफदारी करनी है या अमेरिका की। भारत एकदम विश्व गुरु बनने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि ये विश्व युद्ध जो चल रहा है ये भारत ही रुकवा सकता है। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करते ईरान के लोग, रशिया के ऊपर भी उतना विश्वास नहीं करते, भारत के ऊपर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी वजह है भारत का ये इतना बड़ा नुकसान कराने के लिए, क्योंकि वो नेतन्याहू साहब के पास उनके गले मिलके उनको इतना शौक है नेतन्याहू साहब से, जो कि एक प्रूवन वॉर क्रिमिनल है, मतलब पीडोफाइल भी हैं, सब कुछ है, एप्स्टीन गैंग के एक तरीके से संरक्षण है, वो संरक्षक हैं, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है अभी। तो एप्स्टीन से तो अमेरिका में, आप यहां भले ही कुछ भी कर लें इंडिया में, अमेरिका में वॉर के दौरान वहां की पब्लिक एप्स्टीन को आज भी सबसे बड़ा इशू मान रही है। पब्लिक में आंदोलन चल रहे हैं वहां पे। 61% लोग ट्रंप साहब से के खिलाफ हो गए इस वॉर की वजह से, और भारत का ढुलमुल रवैया चलेगा सिर्फ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कुछ खास इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं नेतन्याहू साहब से। भारत को ना इजराइल कोई हथियार ऐसा दे सकता है, अब तो ईरान ने साबित कर दिया ना, कोई उनका जो भी वो कौन सा डोम और डेविड स्लिंग और क्या क्या बताते हैं, वो सब जीरो है, जीरो, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इतनी टेक्नोलॉजी भारत को ब्रह्मोस और ये सब देके गए हैं। इजराइल के पास क्या है? जीरो। सिर्फ बेईमानी मक्कारी के अलावा, रिश्वतबाजी शुरू करने के अलावा, अंबानी साहब के थ्रू एप्स्टीन को भारत में घुसाने के अलावा क्या है इजराइल के पास? मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जिन प्रधानमंत्री को इतनी भी लज्जा नहीं है कि भारत इस समय कगार पे खड़ा है चाइना से ऊपर जाने के, लेकिन लज्जा नाम की चीज नहीं है, तो उनसे आप ये उम्मीद करते हो कि ज्ञानेश कुमार जी बेस्ट केस सिनेरियो में हमने हटा दिया उन्हें, तो वो जो दूसरा बनाएंगे वो इनसे बेहतर वाला नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जो दीवार में टक्कर मारेगा उसका सर ही फूटेगा। दीवार में से दरवाजा ढूंढना चाहिए, खिड़की ढूंढनी चाहिए, कोई इफेक्टिव प्लान बनाना चाहिए। सर अगर तोड़वाना है तो दीवार में टक्कर मारते रहो आप। आपने कहा कि इम्पीचमेंट मोशन वगैरह से कुछ नहीं होगा। अगर मैं दो आपसे प्रिस्क्रिप्शंस पूछूं कि आप दो चीज ऐसी बता दीजिए, हालांकि विपक्ष तो अपना ही एजेंडा लेके चलता है, उसको जो करना है, जिस इशू को उठाना है वो अपने हिसाब से उठाता है, और समय समय पर उनके इश्यूज बदलते भी रहते हैं। कभी वोट चोरी मुद्दा हो जाएगा, कभी मनरेगा हो जाएगा, कभी संविधान के इश्यूज आ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। और अब तो खैर एक जेन्युइन क्राइसिस है जिसके लिए विपक्ष उठा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी आवाजें जो वो उठा रहा है वो गलत है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मुद्दा है, ये कितनी बड़ी प्रायोरिटी है मुझे नहीं पता विपक्ष के लिए। और हालांकि कई लीडर्स ने उसको उठाया, इस पर बातचीत भी हुई है। आज तो जितने एमपीज ने साइन किए हैं सबके साउंड बाइट्स भी आ रहे थे टेलीविजन चैनल पर। लेकिन इसके अलावा क्या करना होगा? चलिए, ये तो एक डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन है कि आपको विश्वास नहीं है, आपने उस विश्वास को खारिज कर दिया कि भाई हमें सीसी ज्ञानेश कुमार नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा दो और चीजें सबसे प्राथमिकता वाली क्या करनी होगी विपक्ष को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, दुख की बात ये है कि ये सवाल आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है। मैं कौन हूं?
मैं तो कोई भी चीज नहीं हूं, मैं तो एक नागरिक हूं भारत का आम। लेकिन विपक्ष की विफलता की वजह से ये सवाल हर एक नागरिक के मन में है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि विपक्ष वाले जो बताते हैं उससे तो कुछ होता नहीं, जो वो प्रक्रिया करते हैं उससे तो जीरो इफेक्ट हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोदी जी के चेहरे पे लाली आती जा रही है, मोदी जी के कपड़े बेहतर होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू देश को और ज्यादा लूटे जा रहे हैं, और फर्क कोई पड़ नहीं रहा। खुश हैं सब, जो भी देश को लूट रहे हैं वो सब खुश हैं, बल्कि एप्स्टीन गतिविधियों में लिप्त हैं। तो ये सवाल ही आप मुझसे पूछ रही हैं, यही इसका सबसे बड़ा जवाब है कि विपक्ष के पास जवाब ही नहीं है। अब एक आम नागरिक को जो पूछा जा रहा है सवाल, उसके पास तो क्लैरिटी है। इलेक्टोरल भारत में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बना के गए हैं, सरकार बदलना ही तो सबसे बड़ा हम लोगों के पास तरीका है अच्छा काम करने का, कि इस सरकार का कान पकड़ के हटा देंगे, दूसरी ले आएंगे और अगली वाली सरकार डरेगी कि तुम्हारा भी कान पकड़ के हटा देंगे, नहीं तो ईमानदारी से काम करो। यही तो एक तरीका है बाबा साहब का दिया। नहीं तो उसके जो बात लिए ईवीएम का आंदोलन, देखिए मैं इसलिए बार बार घूम फिर के ईवीएम पे आ जाता हूँ, क्योंकि वो एक तरीका ऐसा है कि अगर ईवीएम हट जाएगा तो उसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए, और सारे आंदोलनों का फलक्रम, सब जितने भी किसान आंदोलन हो, अभी ये यूजीसी का भी आंदोलन हो रहा है, अभी ये रिजर्वेशन का आंदोलन हो रहा है, अभी नौकरियों का आंदोलन हो रहा है, ये जो अग्निवीर है उनका आंदोलन हो रहा है, एलएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, ये सब आंदोलन एक साथ मिले, उसका जो फलक्रम होना चाहिए, जो एम्ब्रेला होनी चाहिए, वो ईवीएम हटाओ देश बचाओ होनी चाहिए। जितने भी आंदोलन हो उसका पहला जो टॉपिक होना चाहिए वो ईवीएम हटाने का होना चाहिए। ईवीएम से हटने से, ईवीएम का हटाने का आंदोलन ही जैसे जैसे मजबूत होगा, ये सरकार अपने आप बेईमानी और चोरी करने वाली सरकार डरने लगेगी, चुनाव आयुक्त डरने लगेगा, क्योंकि अगली सरकार जो आएगी वो ऐसी सबक सिखाएगी ये जेलों से बाहर नहीं आएंगे 100 साल तक, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। लेकिन अगली सरकार आएगी सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट के माध्यम से। तो दो तरीके हैं, एक तो ये ईवीएम का आंदोलन, बाकी सारे आंदोलन उसकी अम्ब्रेला के नीचे, और दूसरा ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म का आंदोलन होना चाहिए। फिर तो हमें सब संवैधानिक रूप से ही तो काम करने हैं, कोई हम फिजिकली जाकर मोदी जी को थोड़ी हटाएंगे, वोट देके ही तो हटाएंगे। वोट देके हटाने की क्षमता जनता के पास वापस लानी है, ये है बुनियादी आंदोलन, जिससे अगर हम भटकेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कितना आप इम्पीचमेंट करते रहो, ज्ञानेश कुमार जी आएंगे, उससे बढ़िया कोई और कुमार जी आ जाएंगे, कुछ नहीं होना। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि कान पकड़ के हटाने वाली जो सरकार है, तो क्या अब वो वक्त आ गया है वो जनता कि के पास पावर है कान पकड़ के हटाने की, वोटों के माध्यम से। तो क्या अब समय वही आ गया है, इम्पीचमेंट वो मोशन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या जनता ज्ञानेश कुमार का कान पकड़ के उनको बेदखल करेगी जिस गद्दी पे वो बैठे हुए? नहीं, जनता कान पकड़ के बेदखल करेगी ज्ञानेश कुमार जी को बनाने वालों का। रूट पे जाइए, प्रधानमंत्री, सरकार। तो जो जुडिशरी में भी जो लोग, जो बहुत सारे जजेस, जो ईमानदार जजेस भी हैं, जो काम नहीं कर पा रहे डर के मारे, उनको भी हौसला आ जाएगा, फिर जो जजेस सब ठीक हो जाएगा, सरकार ठीक हो जाएगी। जो नारा है, जो विपक्ष का नारा है, वो क्या ये होना चाहिए कि महाभियोग नहीं बल्कि जेल भेजो ज्ञानेश कुमार को? जेल, ज्ञानेश कुमार जी को मैं फिर आपसे एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बोल रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार जी हटा दिए गए, जेल भेज दिए गए, मोदी जी तो वही है ना, वो दूसरे ज्ञानेश कुमार ले आएंगे। बीमारी की जड़ पे जाना चाहिए, बीमारी के सिम्टम्स पे नहीं। ऑनरेबल जजेस जो आज दबाव में है, 2018 से बता रहे हैं जनता को प्रेस में जा जाके, वो सब बहादुर बन जाएंगे, जज लोया का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हटेंगे कब? जब मोदी जी और अमित शाह जी हटेंगे और वो जेल जाएंगे, अगली सरकार उन्हें जेल भेजेगी। अगली सरकार जब भी आएगी जब ईवीएम हटेगा। बिल्कुल, बुनियादी बात वो है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।